अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू, बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक करेंगे, कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम। ठीक है, इससे पहले हमने हीट इंजन पढ़ा था, जो कि हकीकी तौर पे रियल वर्ल्ड में हीट इंजन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एफिशिएंसी बहुत हमारे पास कम है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें हमने सीखा था कि अगर आपने कोई हीट इंजन के ज़रिए वर्क करवाना है तो आपके पास जो है दो टेम्परेचर रिजर्वायर होने चाहिए। ठीक है, आपके पास जो है डायग्राम पीछे हमने देखी थी, एक आपके पास हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर, एक कूल टेम्परेचर रिजर्वायर होगा, तो फिर आप यहाँ से हीट एंटर करोगे, कुछ वर्क डन हो जाएगा और कुछ आपके पास जो है कूल रिजर्वायर में हीट एक्सपेल हो जाएगी। और हमने कहा था कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं कि जो कूल्ड रिजर्वायर में हीट वेस्ट होके आई उसको यूज़ करके कोई हम जो है कोई वर्क डन करवा सकें, क्योंकि अभी तक ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हमने डिफरेंट दी कि सन से हमारे पास हीट एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब सन से हीट एनर्जी ओशंस पे पड़ रही है, एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर रही है, तो वहाँ हमारे पास वर्क डन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास हॉट रिजर्वायर, सन हॉट रिजर्वायर है, लेकिन कोई हमारे पास जो है दूसरा सिंक नहीं है, जिसमें अगर सिंक होगा तो फिर आपके पास वर्क डन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम। सबसे पहली अहम चीज़, आपके पास कार्नेट इंजन आपके पास जो है एक आइडियल इंजन है। ठीक है, ये आपके पास सिर्फ एक इमेजिनरी इंजन है, रियल में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 1824 में सादी कार्नेट इंजन जो है, एक साइंसदान था जिसका नाम था कार्नेट, उसी के नाम से जो है इस इंजन का नाम रखा गया था। अच्छा बच्चों, इसने सादी कार्नेट ने हमें बस जो है एक ख्याली इंजन हमें दिया। उसने कहा कि हमारे पास जो है एक कार्नेट इंजन, जिसको हम लोग आइडियल इंजन कहेंगे, उसमें दो प्रोसेस आप करवाओगे ना, तो दो प्रोसेस करवा के तो ये आपको इसकी एफिशिएंसी जो है एक वैसे सिंपल जो हीट इंजन होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सिखाया था, अगर आप लेक्चर पिछला भी लिया है, कि हीट इंजन जैसे आपके पास है पेट्रोल पे जो इंजन आपके पास वर्क करेगा वो 25% एफिशिएंसी है, मतलब किसी की भी 100% एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन कार्नेट इंजन कार्नेट ने जो हमें जो हमें एक आइडियल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था ना, उसमें इसने कहा था कि ये कार्नेट इंजन सबसे ज़्यादा जो है एफिशिएंट आपके पास इंजन है। तो लास्ट में हम इसकी एफिशिएंसी भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग इसकी बेसिकली दो इसमें प्रोसेस होते हैं। ठीक है, पहला आपके पास होता है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम दो प्रोसेस इसके देखेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हम इसके दो प्रोसेसेस देखेंगे। सबसे पहला आपका प्रोसेस होगा एडियाबैटिक जो है एक्सपेंशन, और उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो चारों प्रोसेस को अलग-अलग हम लोग डिस्कस करते हैं। बस मैं आपको एक चीज़ रिवीजन करवा दूँ कि हमने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जब हम चारों प्रोसेस पढ़ेंगे, जब भी आइसोथर्मल चाहे एक्सपेंशन हो चाहे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, आपने उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। जितना टेम्परेचर स्टार्ट में होगा उतना ही आपका ये प्रोसेस होने के बाद आप रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस आपका बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो ये दो पॉइंट्स आप जहन में रखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आइसोथर्मल का मतलब आपके पास टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इतनी आहिस्ता आहिस्ता इसको करवाना है ना कि बहुत इसको स्लो करवाना है। ठीक है, उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस में आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन करोगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन करोगे। एडियाबैटिक आपके पास जो है, इसमें हमने ये चीज़ सीखी थी, ना हीट सिस्टम में एंटर होती है ना सिस्टम से निकल सकती है, ना एंटर होती है ना लीव होती है। ठीक है, मतलब आप अगर जो भी आप सिलेंडर यूज़ करोगे वो परफेक्टली जो है आपके पास इंसुलेटेड होगा, ना उसमें से उस सिस्टम में से हीट बाहर निकलेगी, ना उसमें आप एंटर कर सकोगे। पहली चीज़ आपने सीख ली एडियाबैटिक की। ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक में ना आप हीट को अंदर डाल सकते हैं ना उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल आपको बहुत ही ज़्यादा आपको स्लोली प्रोसेस करवाना पड़ेगा, और एडियाबैटिक आपको बहुत ज़्यादा तेज़ प्रोसेस आपके पास होता है। तो दोनों में फ़र्क आपको समझ आ गया है। ठीक है, इसके बाद जो है कार्नेट इंजन ने कहा था, देखिए ना, हीट इंजन जो है उसमें आपके पास रिवर्स प्रोसेस वो इरिवर्सिबल होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस जो है मुमकिन नहीं। कार्नेट ने हमें कहा था कि जो मैं आपको आइडियल इंजन कार्नेट इंजन दे रहा हूँ वो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ से चलेंगे, इसके बाद सबसे पहले आपके
पास एक प्रोसेस होगा, दूसरा, तीसरा और 4 वाले पे फिर आप इनिशियल कंडीशन पे। रिवर्सिबल तो वही होता है कि जिस स्टेट से चलने के बाद उसी स्टेट में आपके पास वापस आ जाए। तो कार्नट ने इसका एक और अहम पहला पॉइंट कि आइडियल इंजन है, हकीकी इंजन, ये ख्याली इंजन है। बस उसने हमें थेरेटिकल एक समझाया था कि कार्नट इंजन आपके पास क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने आइडियल गैस का जो है, मेरे ख्याल में इसी चैप्टर के स्टार्ट में आइडियल गैस पे हमने डिस्कशन की थी, हाँ जी, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसमें PV = nRT वाली क्वेश्चन पढ़ी थी। उसमें भी हमने जो अजम्पशंस की थी इसी तरह से आपने ये अज्यूम करके जो है करना है। तो ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहला कि आपके पास जो है कार्नट इंजन एक आइडियल इंजन है, ठीक है, हकीकत में कोई नहीं, बस एक ख्याली इंजन है। सेकेंड, आपने इसके बारे में कौन सी चीज़ याद रखनी है कि इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जितने मतलब वैसे हमारे रियल हकीकी इंजन है, हीट इंजन जैसे हमने पढ़ा है, उसकी एफिशिएंसी बहुत थोड़ी होती है, मतलब कि वो बहुत कम जो है वर्क डन उससे हमें मिलता है, ज़्यादा जो है हमारे पास हीट एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कार्नट इंजन आपका सबसे, दुनिया में जितने इंजन है उन सबसे ज़्यादा जो है आपके पास एफिशिएंट है, क्योंकि हकीकत में ये पॉसिबल नहीं। तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो है इसमें आइडियल गैस लेते हो। अब आइडियल गैस भी हकीकत में पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप इसमें आइडियल गैस फिल करोगे तो इसकी एफिशिएंसी जाहिर है 100% होगी। आइडियल गैस वैसी है जिसमें आपके पास ना तो फ्रिक्शन की फोर्स होनी है, ना आपके पास कोई रेजिस्टेंस होनी है, ना कोई एनर्जी का लॉस होना है। तो इसका मतलब इसकी फिर एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपने कार्नट इंजन के बारे में याद रखना है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ए वाले पॉइंट से चलेगा, इसके चारों प्रोसेस होंगे, फिर ए पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप 1 बाय 1 पॉइंट्स को जो है वो देखते हैं। सबसे पहले आप बुक पे अपनी देख लें डायग्राम, बुक पे इसने बड़ी नीट डायग्राम बनाई है, हम भी इसी तरह की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके 4 स्टेप्स जो हैं वो अलहदा से डिस्कस करते हैं, फिर बुक पे जो है वो सारी थ्योरी जो है उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कोई सिलेंडर या कोई बीकर लेना है, ठीक है। मैंने ये एक सिलेंडर टाइप जो है एक बर्तन जो है वो हमने ले लिया है, ठीक है। इसमें आपने पहली बात आपने आइडियल गैस जो है वो फिल करनी है, ठीक है। आइडियल गैस में एनर्जी जो है हीट एनर्जी या कुछ भी इसमें होगा उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। आइडियल गैस हमने ले ली। अब ये जो सिलेंडर है ना ये आपका परफेक्टली इंसुलेटेड है, लेकिन कहाँ कहाँ से इंसुलेटेड है, ये वाला इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसका और ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है। मतलब यहाँ से ना हीट बाहर जाएगी ना आपके पास अंदर आएगी, सिर्फ आपका ये वाला हिस्सा जो है ना ये परफेक्टली कंडक्टिंग होगा। मतलब इसमें से आप हीट अंदर दाखिल भी कर सकते हो और बाहर भी निकाल सकते हो। तो पहले आपने कंस्ट्रक्शन को समझना है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमने आइडियल गैस ली हुई है, ठीक है। और इसका ये वाली जो साइड वाली दीवारें हैं और ऊपर वाला इसका लिड जो है वो हमने परफेक्टली जो है इंसुलेटिंग बनाया। जैसे आपके घरों में हॉट पॉट होते हैं, उसमें आप चीज़ डालते हो वो गर्म की गर्म रहती है, या आपके वाटर कूलर है उसमें अगर आप पानी ठंडा डालते हो तो ठंडे का ठंडा ही रहता है, ठीक है। तो इसकी ये तीनों साइड्स हमने इंसुलेटिंग बनाई है और ये वाली परफेक्टली कंडक्टिंग है। इसमें से आप चाहो तो हीट इसमें जितनी मर्जी एंटर कर लो या जितनी मर्जी आप निकाल लो, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस होना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आपने इसमें गैस तो फिल की हुई है, जाहिर इनिशियली इसका कुछ ना कुछ जो है वो प्रेशर होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो इनिशियली इसका प्रेशर P1 ले लेते हैं, वॉल्यूम इसका V1 ले लेते हैं और टेम्परेचर इसका T1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आइसोथर्मल मैंने समझाया, आइसोथर्मल का मतलब आपका टेम्परेचर जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर की ये प्रोसेस अब हम करवाने लगे हैं, लेकिन हमने टेम्परेचर को जो है वो चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो देखें अब आपके पास इसमें होना क्या है, आपने इस ढक्कन के ऊपर आपने छोटे छोटे मैसेज रख लेने हैं, छोटे छोटे मैसेज हमने रख लेने हैं, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर हमने छोटे छोटे मैसेज रख लिए और नीचे जो है हमने हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर लगा देनी है। हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर, इसमें इन्फिनाइट हीट है, जितनी मर्जी आप सिस्टम में हीट एंटर कर लो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनाइट हीट है आपके पास, ठीक है। ये हम लोग रियल केस नहीं पढ़ रहे, हम आइडियल पढ़ रहे हैं, तो हम अजम्पशंस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर में रखा। अब देखिए हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा हीट है आपके पास, ठीक है। और अंदर जो है गैस मालिक्यूल, जाहिर इनका इनिशियल हमने कहा कुछ ना कुछ प्रेशर है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। तो नीचे इसके हार्ड टेम्परेचर रिजर्वायर मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, इसके मुकाबले में यहाँ बहुत ज़्यादा आपके पास हीट है। तो इसको हमने बनाया हुआ था परफेक्टली कंडक्टिंग। तो यहाँ से आपके पास कुछ हीट ने इस सिस्टम के अंदर क्या है, गैस का मालिक्यूल्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ हीट ने जो है इस सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाना है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर आपने हीट दाखिल कर दी। अब जब आप हीट एंटर करेंगे तो इसका मतलब है
हीट क्या है आपके पास, हीट हम कहते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास क्या है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो टेम्परेचर आपके पास है। पहले गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ टेम्परेचर था, अब यहाँ से आपके पास हीट जो है इसमें एंटर हो रही है, प्लस का साइन लगा रही हूँ कि हीट इसके अंदर दाखिल हो रही है, ठीक है। तो हीट एंटर हो रही है तो मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल्स और हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, तो मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस तो वो होता है जिसमें टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना होता है। और सेकंड बात आइसोथर्मल के बारे में, ये एक आपके पास बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये दोनों आपने काम यहाँ करवाने हैं। अब आपने करना वाला क्या है, आपने ना ये वाला वेट, ये जो आपने हमने छोटे छोटे इस तरह करके वेट इसके ऊपर रखे हुए थे, ठीक है, मैसेज रखे हुए थे, ये वाला यहाँ से उठा के बाहर निकाल देना है, ठीक है। आहिस्ता से पहला ये भी आपने उठाना है, स्लो प्रोसेस है, आपने स्लो स्लो काम करना है। थोड़ी देर बाद ना आपने इसको भी उठा के जो है इस वेट को भी यहाँ से निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। जाहिर अगर यहाँ लेट सपोज के यहाँ आपके पास 4 वेट्स पड़े हुए तो 2 का हमने निकाल दिया। अब क्या होगा, पहले इस पिस्टन पे प्रेशर था, देखिए ना आप अगर किसी चीज़ के ऊपर जो है मतलब कोई मैस रखते हैं तो मतलब उसके ऊपर प्रेशर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया लाग रही होती है, मतलब इस एरिया पे इतने से एरिया पे फोर्स लाग रही थी जिस वजह से यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ था। अब 2 मास उठा के आपने बाहर यहाँ से उठा दी, इस लीड के ऊपर से उठा दिया, तो मतलब यहाँ आपने प्रेशर जो है वो कम कर दिया वेसल में, ठीक है। प्रेशर कम होगा, यहाँ से जो है पार्टिकल्स, यहाँ से हीट एंटर हो रही है और यहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता जो है मैस उठाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कम हुआ तो ये आपके पास जो लीड है ना आपके पास, ये यहाँ से मूव करके, ठीक है, ये ढक्कन जो है यहाँ से मूव करके ऊपर को यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि इसका हमने टेम्परेचर बैलेंस करना था, हीट दे दी, इस वजह से टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो गया। वही जो हीट एनर्जी इसने ऑब्जॉर्ब की है, ये वो हीट एनर्जी को यूज़ करके इन्होंने वर्क डन करवा देना है, ठीक है। आपने ऊपर से मैसेज भी उठा दिए, नीचे से जो हीट ऑब्जॉर्ब की ना सिस्टम की पहले जितनी इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है, सिस्टम की अपनी भी तो एक एनर्जी होती है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने खाना वगैरह खाया तो मेरे में एनर्जी है, ठीक है। अब वो मैं एनर्जी कहाँ लगा रही हूँ, मैं वर्क करने में, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने वर्क डन करने में वो एनर्जी लगा रही हूँ। इसी तरह से ये जो आपके पास आइडियल गैस ने जो हीट अब्जॉर्ब की थी और यहाँ से मैंने प्रेशर भी थोड़ा उसका कम कर दिया है, तो उन्होंने वो वाली हीट बजाय कि टेम्परेचर बढ़ाए वो हीट को यूज़ करके, तो यहाँ आपके पास लीड आ गया। मतलब उन्होंने क्या किया, वर्क डन बाय सिस्टम हो गया, सिस्टम ने वर्क डन करवा दिया। यहाँ से आपका लीड जो है मोशन करता हुआ कहाँ चला गया, इस पॉइंट पे आपके पास आ गया। तो अगर नोट करें, पहले यहाँ तक आपका लीड था, यहाँ तक, तो वॉल्यूम उसका बस इतना था। वॉल्यूम कितनी जगह आपके पास ले रहा है, ठीक है। अगर देखिए मैं बोर्ड मार्कर को, अगर ये कैप को यहाँ रख रही हूँ तो कैप ने सिर्फ मेरे पास इतनी सी जगह ली है, लेकिन अगर मैं बोर्ड मार्कर रख दूंगी, मतलब कैप को रखा तो इसने वॉल्यूम जगह थोड़ी कम ली, लेकिन जो ही मैं बोर्ड मार्कर को रखूंगी तो इसने वॉल्यूम ज़्यादा घेरा है, ठीक है। यही आपके पास वॉल्यूम होता है ना, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो जितनी ज़्यादा लंबाई हो जाएगी, जितनी चौड़ाई जितनी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, उतना वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इस प्रोसेस में हुआ क्या है आपके पास कि लीड यहाँ से मूव करके ऊपर चला गया है, तो मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। बढ़ गया है जो चीज़ है उसको मैं ऊपर को एरो के जरिए शो करूँगी और जो चीज़ कम होगी उसको डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए आपके पास वॉल्यूम तो बढ़ गया, ठीक है, यहाँ से ढक्कन मूव करके ऊपर यहाँ चला गया, तो मतलब पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा हो गया। अब आपके पास एक्सपैंड हुई है, चीज़ जो है बढ़ी है, तो एक्सपेंशन के दौरान आपको पता है कि वॉल्यूम, वो जो प्रेशर होता है वो कम होता है। अगर आपको इस तरह भी नहीं याद तो फिर आप इस इक्वेशन से याद रख सकते हैं, PV = nRT। और मैं आपको बार बार समझाती हूँ, जैसे ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर कहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब वहाँ प्रेशर जो है कम होगा। हमेशा चीज़ याद रखें, दो चीज़ें अगर आपस में ज़रब खा रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनका इन्वर्स रिलेशन है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चला प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो देखें आपने यहाँ पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम आपने बढ़ा लिया है। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा वहाँ प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात की समझ आई कि नहीं। और टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, टेम्परेचर में तब चेंजिंग आती है अगर आपके पास जो है लीड अगर स्टार्ट में यहाँ है, सिस्टम आपका एक्सपेंड ना करता। जाहिर है आपने यहाँ से जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, एनर्जी, हीट जो है एनर्जी की एक फॉर्म, एक तरह की एनर्जी है, तो जो सिस्टम के अंदर एनर्जी गई
वो सिस्टम ने क्या किया, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके वर्क डन बाय सिस्टम करवा, सिस्टम ने खुद वर्क डन करवा दी, उस लिड को ऊपर को धकेल दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? अच्छा, ग्राफ आपने कैसे बनाना है, इस साइड पे जो है आपने ले लेना है प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर में तो वहाँ चेंजिंग कोई नहीं आई है फर्स्ट वाले में, ठीक है। और इस साइड पे आपने ले लेना वॉल्यूम, ठीक है। अब आपने पहले डॉट लगाना है यहाँ ऊपर, अब इसके बिल्कुल नीचे जो आके ना, तो थोड़ा सा आपने इस साइड पे आके एक और डॉट लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके बिल्कुल बनाने का इसका तरीका है, क्योंकि ये बच्चे जो है अच्छे तरीके से इसको बनाते हैं। उसके बाद इससे इसके नीचे थोड़ा सा आके ना, और साइड पे जाके आपने मतलब इससे थोड़ा सा जो है नीचे आपने एक यहाँ डॉट बना लेना है, और उससे नीचे और थोड़ा सा इस साइड पे जाके एक यहाँ आपने डॉट बना लेना है, ठीक है। स्टार्ट में आपके पास क्या था, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट में हमारे पास यहाँ प्रेशर क्या था, P1 था, और इस यहाँ प्रेशर P1 था और आपके पास जो है वॉल्यूम V1 था। इस पॉइंट के लिहाज से अगर देखें ना, यहाँ से मैं इस साइड को जाऊँ और यहाँ से मैं इस साइड को नीचे आऊँ, तो मेरे पास जो है प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था। पहले प्रोसेस में आपके पास क्या हुआ है, अगर देखें हमारे पास जो है प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। अब वॉल्यूम आपका बढ़ा है, ठीक है। अब बढ़ेगी कैसे चीज़ आपके पास, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास लीड जो है ऊपर को मूव कर गया, तो वॉल्यूम उसका बढ़ गया है। देखिए वॉल्यूम मैं ले रही हूँ इस साइड पे, ठीक है। वॉल्यूम को मैंने लेना है इस साइड पे, तो जब हम इस साइड को मोशन काट देंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और प्रेशर देखें, प्रेशर हमने इस साइड पे लिया, अगर ऊपर को जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और नीचे को आएंगे तो प्रेशर आपके पास कम होगा। अब यहाँ तो मैंने आपको चीज़ सिखाई है कि वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। ये स्टार्ट में हमारे पास प्रेशर था P1 और यहाँ वॉल्यूम आपके पास V1 आ रहा है। अब प्रेशर जो है आपके पास वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर कम हुआ है, ठीक है। एक एरो मैंने ऊपर को लगाया, एक नीचे को, तो वॉल्यूम को हमने बढ़ाना है, मतलब इस साइड को मूव करना है, इस साइड को हमने मूव करना है, और प्रेशर को कम करना है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर को जाएंगे, अब हमने कम करना है तो नीचे को। तो ये आप किस तरह से इसको बनाओगे, ये देखिए आपके पास स्टार्ट में वॉल्यूम यहाँ था, अब आपके पास हम कितना इस साइड को मूव कर गए, इतना मूव कर गए, तो अब आपके पास यहाँ आके जो है वॉल्यूम आपके पास क्या बन जाएगा, V2। बात की समझ आई कि नहीं। इस पॉइंट को नाम दें A पॉइंट का, इसको नाम दें B पॉइंट का, ठीक है। अब देखें आपके पास जो है पहले वॉल्यूम इसके बिल्कुल नीचे वॉल्यूम V1 था। अब हमारे पास जो है जब हमारे पास ये लाइन आई ना ग्राफ से, तो यहाँ से शो हो रहा है कि अब आपके पास वॉल्यूम जो है बढ़ा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इस तरतीब से जाएं तो वॉल्यूम आपके पास बढ़ गया है, और प्रेशर को हमने कम करना था। तो प्रेशर देखिए स्टार्ट में आपके पास P1 प्रेशर था, इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट को मिलाएं तो मतलब प्रेशर पहले ऊपर था, अब नीचे को आया, तो प्रेशर आपके पास क्या हो गया, कम हो गया, P2। बात की समझ आई कि नहीं। A पॉइंट पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, ठीक है। अब प्रेशर और वॉल्यूम का इन पॉइंट्स को ये समझ आ जाएगा, तो टेम्परेचर को आप यहाँ मेंशन कर दें, ठीक है। अब जब आप B पॉइंट पे आए, B वाला पॉइंट, A B आपके पास वो वाला प्रोसेस जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है, ठीक है आपके पास। तो देखिए अब हम इस चीज़ को समझते हैं, P1 V1 T1, वॉल्यूम आपका बढ़ के मतलब अगर वॉल्यूम लेट्स सपोज कि आपके पास जो है 20 मीटर क्यूब है, अब बढ़ गया तो मतलब 30 मीटर क्यूब हो गया, तो उस वॉल्यूम का कुछ ना कुछ नाम देंगे, वो हम कह देंगे V2, ठीक है। टेम्परेचर तो आपको पता सेम ही रहा है, उसको हम T1 ही रहने देंगे। और प्रेशर आपके पास वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो प्रेशर कम हो के ना, तो हम लोग कह लेते हैं कि P2 हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके देखें, प्रेशर को मैंने P2 के साथ और इसके नीचे वॉल्यूम को V2 के साथ जाहिर किया, और टेम्परेचर हमारे पास सेम रहा, तो यहाँ भी आपके पास T1 नहीं आएगा। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब सेकंड वाला आपके पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसके बारे में दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ना सिस्टम में आपने हीट एंटर करनी है, ना सिस्टम से निकल सकती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि यहाँ आपके पास जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है प्रोसेस होगा, ठीक है। अब पहले वाले में आपने HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर थी, अब हम खुद ही कह रहे हैं कि एडियाबैटिक में ना सिस्टम के अंदर हम हीट दाखिल कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। तो इस सिस्टम को आपने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखना है, ठीक है। देखिए मैंने स्टार्ट में समझा दिया था कि ये वाली आपकी ये लीड वाला हिस्सा आपका और ये वाला हिस्सा, ये तीनों हिस्से आपके पास क्या होंगे, परफेक्टली इंसुलेटेड होंगे। इनमें से तो पूरे प्रोसेस में ना हीट एंटर होगी ना लीव होगी, सिर्फ हमने ये वाली चीज़ जो है इसको हमने परफेक्टली कंडक्टिंग रखा था, लेकिन वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में रखेंगे। जब एडियाबैटिक की बात आ जाएगी तो एडियाबैटिक की डेफिनेशन के हिसाब से इसमें हीट एंटर हो ही नहीं सकती या निकल भी नहीं सकती है। तो अब आपने इसके नीचे जो लगाया वो आपने लगा दिया इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। इंसुलेटेड स्टैंड ने क्या करना है, अब ये वाला हिस्सा भी आपके पास
पास जो है परफेक्टली इंसुलेटेड हो गया। अब इसमें भी हीट ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। तो फिर ये प्रोसेस आपके पास कैसे होना है, देखें इसके ऊपर भी आपने कुछ मैसेज रखे हुए हैं, ये हमारे पास इसके ऊपर मैसेज है। अब जाहिर है इसमें तो आपने अंदर हीट दाखिल कर ली, तो उस हीट को गैस के मालिक उसने ऑब्जॉर्व करवा कर वर्क डन करवा लिया था। अब इस में आप हीट नहीं एंटर कर सकते हैं, ना निकाल सकते ना एंटर कर सकते हो। तो यहाँ आप ये प्रोसेस आपके पास कैसे होगा बच्चों, जैसे मैं अगर आपको एक चीज़ समझाऊँ कि आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, ठीक है, आपने 100% चार्जिंग कर ली, उसके बाद आपने चार्जिंग से मोबाइल उतार के तो फिर आप गेम्स खेल रहे हो या पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर ले रहे हो या मैथ्स कर रहे हो, तो आप बैटरी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका मोबाइल फिर भी वर्क डन करवा रहा है, हालांकि मोबाइल बैटरी आपकी इस्तेमाल होती जा रही है, ठीक है, जो आपने पहले इसमें स्टोर किया है, पहले आपने प्रोसेस करवाया, इसकी एक्सपेंशन करवाई, फिर इसी सिलेंडर को उठा कर आप यहाँ ले आओ। तो मतलब इस सिस्टम के अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी तो है ना, सिस्टम आपके पास मोबाइल आपका चलता जाएगा, ठीक है। आप वैसे ही बस एक दफ़ा चार्जिंग कर ली, उसके बाद चार्जिंग के बगैर आप उसको यूज़ करते हो। तो यही काम आपके पास एडियाबैटिक में होगा, लेकिन थोड़ा तेज़ी के साथ होगा। तेज़ी के साथ ये वाला क्यों होना है, पहली बात इसमें ना हीट एंटर होगी ना आपके पास लीव कर सकती है, ठीक है। ये डायग्राम ज़्यादा ही अजीब लग रही है, लेकिन ये है कि आपको समझाने के लिए, तो इसको थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अच्छा देखें, अब ना हीट एंटर कर सकते हो ना निकल सकती है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। और मैं इस वीडियो लेक्चर में मैंने कल ही 9th क्लास की अपलोड की है वीडियो, टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो वो वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, लास्ट से आपने वीडियो देख लेनी है कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का जो है आपस में रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन क्यों होता है, ठीक है। तो देखें इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, आपने ना स्पीडली इसके ऊपर जो मैसेज लगाए होने हैं ना वो सारे ही आपने हटा देने हैं, ठीक है। ये ढक्कन का ये हमारे पास है, इसके अलावा जो हमने मैसेज रखे थे ना हमने तेज़ी के साथ सारे के सारे उठा देने हैं। अब जब आप मैसेज ही इसमें से उठा दोगे तो इस लिड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो तो प्रेशर बिल्कुल ही आपने रिमूव कर दिया है। तो गैस के मालिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी भी है, तो ये आराम से जो है ये लिड एक्सपेंड करके ना यहाँ से मूव करके ना, तो आपके पास जो है इसकी एडियाबैटिक तेज़ी के साथ एक्सपेंशन हो जाएगी और आपके पास लिड यहाँ से जो है यहाँ आपके पास एक्सपेंड कर जाएगा। बात की समझ आई कि नहीं, इसमें हीट ना एंटर की है ना आपने निकाल लिया, बस क्या किया जो ऊपर मैसेज रखे थे तेज़ी के साथ उनको उठाया है ताकि आपका प्रोसेस ये तेज़ हो सके। और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी, गैस के पार्टिकल्स आपने पढ़ा ना कि रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, वो सिलेंडर की दीवारों के साथ उसके लिड के साथ और आपस में तेज़ी के साथ टकरा रहे होते हैं। इनकी रैंडम मोशन जो है प्रीप्यूचल होती है, क्योंकि उसमें आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के बारे में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, इनकी जो मोशन होती है वो प्रीप्यूचल होती है, वो फन नहीं होती है, वो बस होती ही रहती है हर टाइम। तो ये क्या करेंगे, इस पिस्टन के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे, पिस्टन आपके पास ऊपर तेज़ी के साथ मूव कर जाएगा, तो आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, अब सबसे अहम पॉइंट आपने समझना है, यहाँ टेम्परेचर आपका चेंज नहीं था हुआ, सबसे पहले टेम्परेचर वाला पॉइंट समझे, फिर वॉल्यूम और प्रेशर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपने खुद ही कहा है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वजह से आपका जो है ये लिड ऊपर को मूव कर गया है। मतलब कि जब अभी अगर मैं पढ़ा रही हूँ या मोबाइल आप यूज़ करते जा रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी है, चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी ना, तो यहाँ भी इसने इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। जब ये वर्क डन करवाएगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी पहले से तो कम होगी। और इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो मतलब वहाँ आपका टेम्परेचर भी कम होगा। तो देखें इस यहाँ आपके पास स्टार्ट में भी T1 था और जब ये प्रोसेस सारा हुआ फिर भी आपके पास T1 रहा था। अब आपका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है, ठीक है, मैंने इसके साथ एरो का निशान लगा दिया है। तो जाहिर अगर T1 आपके पास कुछ भी ले लें टेम्परेचर आपके पास जो है लेट्स सपोज कि हमारे पास है 30 केल्विन था, लेट्स सपोज अब कम हो गया 20 केल्विन हो गया, तो उसको कोई ना कोई नाम तो देना था, हमने T2 का नाम दिया। पहली बात आपने समझ ली, एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो होती है उसमें हीट ना एंटर होती है ना लीव करती है सिस्टम से। दूसरी बात ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, फास्ट हमने कैसे किया, इसके ऊपर जो मैसेज रखे थे उनको स्पीडली उतार दिया। आइसोथर्मल में तो आपने बहुत ही स्लो करके इनके मैसेज ऊपर से जो है उठाने हैं, ठीक है। तो एडियाबैटिक में हमने स्पीडली इनको उठाया और ये एक तेज़ प्रोसेस हो गया। तो सबसे पहले इसने इंटरनल एनर्जी यूज़ की, इंटरनल एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर कम हो गया। अब देखें पहले, अब यहाँ वॉल्यूम था, स्टार्ट में मैंने लीड जो बनाया था यहाँ था, अब यहाँ से मोशन करके यहाँ चला गया तो वॉल्यूम तो फिर आपके पास बढ़ गया,
ठीक है। वॉल्यूम फिर आपके पास क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो मैंने लिखा कि अब वॉल्यूम बढ़ गया है। देखिए लास्ट टाइम हमारे पास वॉल्यूम था V2, अब आपके पास बढ़ गया है, तो बढ़ के V2 से V3 नाम रख लेते हैं, ठीक है। मैंने इसके साथ जो है अपवर्ड एरो लगा दी कि वॉल्यूम बढ़ा है, और टेम्परेचर के साथ डाउनवर्ड नीचे को एरो लगाया है, मतलब टेम्परेचर कम हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो है आपके पास फिर एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, चीज़ फिर आपके पास एक्सपेंड हुई है, तो प्रेशर और आपके पास जो है वो कम हो गया है। मैंने सिखा दिया ना कि जब आपके पास एक्सपेंशन होगी प्रेशर कम होगा। और अगर ऐसे नहीं समझ आती है तो फिर इससे PV = nRT। आप देखें आपके पास जो है वॉल्यूम बढ़ा है, एक दोनों जो है मल्टीप्लाई में लिखी है, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी आपके पास कम हो जाएगी। तो प्रेशर लास्ट टाइम इस प्रोसेस में P2 था, अब हमारे पास और कम हो गया, इसको नाम रख देते हैं P3 का, तो मैंने नीचे को एरो लगा दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास कम हो गए और वॉल्यूम हमारे पास बढ़ गया। अब इसको ग्राफ पे भी तो शो करना है ना, तो ग्राफ पे अब हम किस तरह इसको शो करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे इसके बिल्कुल सीध पे जाएं, प्रेशर P2 है और इसके बिल्कुल नीचे है वॉल्यूम हमारे पास क्या है, V2 है, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है उसमें जो है टेम्परेचर बढ़ के, अब टेम्परेचर को बाद में ड्रा करते हैं क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है, तो पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है प्रेशर हमारे पास और कम हो गया, तो ये ग्राफ और नीचे को आएगा। प्रेशर वाली आपके पास ये लाइन है, अगर ऊपर को जाएगा तो फिर बढ़ना है, लेकिन देखिए हमने यहाँ सीख लिया है कि हमारे पास प्रेशर और कम हो गया है। तो अगर आपके पास सेकंड वाला पॉइंट ये था, इससे नीचे को आपके पास जो है डायग्राम बननी है, तो हम नीचे को लाइन वाला किस तरह से लगाएंगे, ये इस तरीके से जो है, इस तरीके से। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड पर लिख लेते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास जो है बन गया, ठीक है। प्रेशर आपके पास कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, अब यहाँ से नीचे आ गया हुआ है, इस पॉइंट पे आ गया, तो इसके बिल्कुल इधर देखिए आपके पास यहाँ आपके पास प्रेशर क्या उसका नाम रखा है हमने, P3 रखा है। बात की समझ आई कि नहीं आई है। उसके बाद वॉल्यूम आपका बढ़ा है, तो देखें इस पॉइंट पे वॉल्यूम हमारे पास था V2, अब हमारे पास लाइन मोशन करते करते यहाँ आ गई है, तो यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम होगा उसको नाम हमने V3 रखा है, तो ये देखिए बढ़ रहा है, इस साइड को जितना जाते जाओगे उतना आपके पास वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और यहाँ से जितना ऊपर जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना नीचे आओगे उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीट हम लोग काट ही लें, ये हमारे पास ज़्यादा ही हमें जो है इस पॉइंट पे हमने इसको मिलाया था, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास बन गया, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट तो आपको समझ आ गया। उसके बाद हम लोग फिर थर्ड वाले प्रोसेस में हमने क्या करवाना है, सबसे पहले में करवाया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अब आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन करवानी है, मतलब कि आप सिस्टम को कंप्रेस करवाएंगे। इन दोनों में सिस्टम एक्सपेंड कर रहा था, तो वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा था, दोनों में सिस्टम ने खुद ही ढक्कन को लीड को ऊपर को मोशन करवाई, तो वर्क डन क्या हुआ, बाय द सिस्टम हुआ। अब हमने खुद वर्क डन इस पर करवाना है। अब वाला किस तरीके से हम लोग करवाएंगे, इसी सिलेंडर को उठा के आपने दोबारा से जो है ये सिलेंडर देखें यहाँ तक ऊपर गया हुआ है, तो ये जी मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर जो है यहाँ हमारे पास इसका लीड है, ठीक है, इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं। अब आपने आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर को फिर आपने सेम ही रखवाना है, मतलब जो लास्ट टाइम आपका टेम्परेचर बना था ना T2, अब इसमें भी टेम्परेचर आपका T2 ही रहना चाहिए। एक बात ये आइसोथर्मल का मतलब पहले और तीसरे में आपको समझ आना चाहिए, टेम्परेचर वही रहने देना है हमने, ठीक है। टेम्परेचर में हम लोगों ने चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ देखें ना, स्टार्ट में T1 था, फिर T2 हुआ था, और यहाँ हमने मेंशन ही किया। B से लेकर C तक हमारे पास एरिया दूसरे वाला प्रोसेस हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, और यहाँ टेम्परेचर आपका T2 हो गया था। अब हम थर्ड वाला प्रोसेस जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। थर्ड वाला फिर आपके पास आइसोथर्मल ये है, और लेकिन इसमें कंप्रेशन होगी। तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर तो आपका वही रहेगा, टेम्परेचर में आप लोगों ने चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। इसमें अब आप जो है क्या करेंगे कि आपने कंप्रेस करना है, तो मतलब वर्क डन आपको करना पड़ेगा। आपने ना इस लिड के ऊपर खुद जो है क्या करनी है, प्रेशर लगाना है, इस लिड को जो है इस पर फोर्स लगानी है कि नीचे को कंप्रेस होके तो इस पॉइंट पे आपके पास आ गया है, ठीक है। कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क होना है, खुद ब खुद नहीं सिस्टम में करना है, आपने इस लिड पे इसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस जब करोगे तो ये ढक्कन यहाँ से आपके पास लिड मोशन करता करता इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब देखें पहले आपके पास, अगर मैं एक डॉटेड लाइन के जरिए जहाँ जिस पोजीशन पे पहले था मैंने इसके साथ शो कर दिया, पहले गैस इस सारे वॉल्यूम में फैली हुई थी, ठीक है। अब आपने इसको इस पे जो है एक्सटर्नल
काट के तो आपने इसको इस पॉइंट पे ले आया, तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब आ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल करीब करीब आ जाएंगे। जब करीब करीब आएंगे तो मतलब कि जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो वो तेज़ी के साथ गैस के मालिक्यूल जो है मोशन करेंगे और एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। जब स्पीडली मोशन करेंगे तो इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर को तो हमने रखना है कांस्टेंट, ठीक है। मैं इसके आगे सी लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। टेम्परेचर को तो हमने इसका रखना था कांस्टेंट, तो इसके लिए भी हमने पहले से ये काम किया होना है कि इसके नीचे जो है हमने लो टेम्परेचर रिजर्वायर लगाई होनी है। लो टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब है कोई ठंडी चीज़ हम इसके नीचे रख देंगे, कोई आइस वगैरह कुछ इस तरह की, मतलब कि यहाँ अगर आप आइस वगैरह भी रखते हैं तो इतने टेम्परेचर की चीज़ हो कि मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, ये ज़्यादा गर्म हो, ये थोड़ी आपके पास कम हो, क्योंकि हीट जो है ट्रांसफर होती है ज़्यादा से कम की तरह। तो यहाँ हमने कोई लो टेम्परेचर रिजर्वायर रखी हुई है, ठीक है। अब आपने जब कंप्रेस किया तो यहाँ जो है गैस के मालिक्यूल्स तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ आग लगेंगे, ठीक है, और इस वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करने के लिए इस सिस्टम में से हीट निकल के तो आपके पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर में आ जाएगी। अब माइनस का साइन लगाया कि सिस्टम से हीट आपके पास जो है वो निकली है, ठीक है, यहाँ से आपके पास जो है हीट निकली है, ठीक है। तो ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गई। अब देखिए स्टार्ट में वॉल्यूम ज़्यादा था, अब आपके पास यहाँ आपका लिड आ गया, तो पहली बात हम यहाँ जो बताएंगे इसको कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है। अब वॉल्यूम पहले जितना था उससे कम हो गया, V3 से चेंज हो गया V4 में, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया। अगर मुझे यहाँ से अब आप खुद बताएंगे वॉल्यूम कम, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा। तो पहले प्रेशर अगर P3 था, P3 से ज़्यादा हो गया, तो लेट्स सपोज कि इसका प्रेशर हो गया P4। और टेम्परेचर कांस्टेंट किस तरीके से हुआ है कि आपने जो जितनी इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बढ़ा था, वो आपने टेम्परेचर क्या था कि आपके पास कितना ये गैस जो है वो गर्म हो गई है, कितनी हॉट हो गई है, तो वो उसको हमने जो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट यहाँ से निकाल के तो इसमें आ गई हुई है, तो टेम्परेचर आपका फिर कांस्टेंट हो गया। तो अब हमें इस पॉइंट से समझ आती है कि वॉल्यूम हमारे पास कम हो गया और प्रेशर आपके पास ज़्यादा हो गया। हम सी पॉइंट पे पहुंचे थे, अब सी पॉइंट पे प्रेशर था आपका P3, प्रेशर अब हमने क्या करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है, प्रेशर हमने ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा के लिए ये ग्राफ अब ऊपर को जाना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या किया कि हमारे पास जो है यहाँ हमने एक डॉट लगा, डॉट हमने अपनी मर्ज़ी से लगाना है, ठीक है। हमारे पास जो है प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से ग्राफ को आगे को ले जाते हैं तो उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम तो हमने कम करना है, अब हमने पीछे को जाना है। तो आपके पास जो है थर्ड वाले प्रोसेस की जो डायग्राम आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है, थर्ड वाले प्रोसेस की आपकी डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगी। और यहाँ देखें इस पॉइंट पे आपके पास जो है वॉल्यूम, उसको भी कुछ नाम देंगे और इसके सामने जो प्रेशर का आएगा उसको भी कुछ नाम देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे वॉल्यूम का नाम मैंने V4 आपके सामने रखा है, तो V4 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कम हुआ है और प्रेशर हमारे पास बढ़ा है। तो प्रेशर देखें अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ P3 था, अब P3 था और अब यहाँ आपके पास आ गया, तो इसके सामने पॉइंट मतलब कि प्रेशर अब पहले यहाँ सी के हिसाब से देखें ना तो प्रेशर कम है। अब आपके पास इस पॉइंट पे अगर आप इसको मतलब हॉरिजॉन्टली यहाँ लेके जाते तो प्रेशर असल में तो आपका बढ़ गया है, तो उस पॉइंट को हमने नाम दिया P4 का। और टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट इस पॉइंट पे भी T2 ही रहा है, ठीक है। आप वैसे ना यहाँ बताओगे थोड़ा सा, यहाँ आइसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ है, पूरा नेम लिखे, यहाँ एडियाबैटिक जैसे आपकी बुक पे लिखा वो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन आपका पॉइंट रह गया हुआ है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपके पास क्या होगा कि आप एडियाबैटिक का मतलब है तेज़ी के साथ, कंप्रेशन क्या उसमें होगी मतलब सिस्टम को कंप्रेस करोगे। लेकिन एडियाबैटिक में तो ना हीट एंटर होती है ना फिर आपके पास जो है वो क्या होती है लीव करती है सिस्टम से। तो पहले तो आप इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रखोगे, ये वाली साइड और ये तो पहले आपके पास इंसुलेटेड है। अब आपने नीचे वाली साइड को, इस साइड को भी आपने क्या कर दिया, परफेक्टली इंसुलेटेड आपने कर दी हुई है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आपने स्पीडली जो है इसके ऊपर मैसेज रख देनी है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैसेज रख देने हैं। जब बहुत ज़्यादा आप मैसेज रखेंगे तो ये गैस आपके पास फिर कंप्रेस कर जाएगी, ठीक है। जब कंप्रेस होगी आपके पास गैस, कंप्रेस होकर लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ आ गई हुई है, इतनी कंप्रेस हुई है कि आपके पास इसका प्रेशर जो है स्टार्ट वाला प्रेशर P1 आपके पास बन गया हुआ है,
ठीक है, बात की समझ आई कि नहीं। और इसका वॉल्यूम जो है स्टार्ट वाला V1 बन गया हुआ है, जितना मतलब ये उतना ही आपके पास ये वाला वॉल्यूम, और टेम्परेचर ये इसका जो है वो T1 बन गया हुआ है। तो मतलब कि आप पहला प्रोसेस करवाया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे आके आपके पास फिर आप उसी प्रेशर पे, उसी वॉल्यूम पे और उसी टेम्परेचर पे चले गए हुए हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ है, एक से दूसरा प्रोसेस, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आपके पास, ठीक है। अच्छा देखिए, वॉल्यूम अगर इसको आप कंप्रेस करवाओगे वॉल्यूम और कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर आपका और ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर आपके पास जो है यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी जो है इनिशियल वाला मतलब कि ज़्यादा आपके पास यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स और एक दूसरे के करीब आ जाने, उनकी इंटरनल एक दूसरे मतलब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ज़्यादा स्पीडली से एक दूसरे के साथ टकराएंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो उसका जो है टेम्परेचर भी आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब T1 जितना आपके पास हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखें, वॉल्यूम आपने और कम करना है और प्रेशर और बढ़ाना है, तो यहाँ से आपके पास फिगर जो है इस साइड को जाएगी, तो आपके पास एक जो है पूरा प्रोसेस हो जाएगा। देखें इस पॉइंट पे आके प्रेशर आपका P1 हो गया, इसके बिल्कुल नीचे देखें वॉल्यूम V1 हो गया और टेम्परेचर आपका T1 हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है डायग्राम चले इतनी नीट नहीं बनी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं, बुक पे इतनी आपको समझ नहीं आनी थी। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी रीडिंग हम लोग करते हैं। कहते हैं कार्नेट इंजन का सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि सादी कार्नेट एक साइंसदान है जिसने 1824 में हमें आइडियल इंजन का एक के बारे में बताया था कि उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक आइसोथर्मल होता है और एक आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। He showed that a heat engine operating in an ideal reversible cycle between two heat reservoirs at different temperatures would be most efficient heat engine। कहते हैं कि कार्नेट ने हमें कहा कि हमारे पास एक हीट इंजन है जो कि एक आइडियल है और रिवर्सिबल साइकिल में जो है वो दो टेम्परेचर के डिफरेंस पे, मतलब देखिए अगर हमने पहले वाला करवाया तो उसके नीचे हमने हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर रखी थी और गैस का टेम्परेचर कम था, ठीक है, पहला जो प्रोसेस करवाया है। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम एक आइडियल हीट इंजन बनाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेप्स, इसमें 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने करवाया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो कहता है द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1, ठीक है। स्टार्ट में टेम्परेचर T1 था, उसके बाद जब चेंजिंग हुई तो उसको हमने T2 का नाम दिया। तो सबसे पहले आपने यहाँ जो है हमने आइसोथर्मल प्रोसेस करवाया, टेम्परेचर हमने पहले प्रोसेस में सेम रहने दिया, मतलब मैं अगर आपको डायग्राम से दिखाती जाऊँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। देखें स्टार्ट में बस प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। जब पूरा प्रोसेस हो गया था वॉल्यूम भी चेंज हो गया था, प्रेशर भी चेंज हो गया था, लेकिन टेम्परेचर जो है यहाँ भी T1 था, यहाँ भी T1 आपके पास था, ठीक है। तो कहता है कि गैस को अलाउ किया जाएगा कि वो एक्सपेंड कर जाए, एक्सपेंशन हो जाए, लेकिन आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1। कैसे हुई थी, हमने नीचे हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर लगाई थी, हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से Q1 हीट इसने जो है ऑब्जॉर्ब की थी। तो इनपुट जो हमने इसको इनिशियली जो हमने स्टार्ट जब हमने प्रोसेस करवाया था तो Q1 हीट हमने इसको दी थी, ठीक है, Q1 हीट इसमें हमने एंटर की थी। तो कहता है फ्रॉम दी हॉट रेजरवायर द प्रोसेस इज रिपीटेड बाय द कर्व ए बी, और इस प्रोसेस को हमने ए से लेके बी तक कर्व का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में द गैस इज देन अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली। पहला हमने करवाया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब कि एक्सपैंड हुई थी आइसोथर्मली। फिर सेकंड प्रोसेस था हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो कहता है कि सेकंड प्रोसेस में एक्सपैंड करेगी लेकिन एडियाबैटिकली, ठीक है। इसमें ना आप हीट एंटर करोगे ना आप इसमें से लीव कर सकोगे और ये स्पीडली आपके पास प्रोसेस होगा, कहता है। और इस प्रोसेस में अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो हमारे पास जो है V2 P2 T1 था, टेम्परेचर T1 से चेंज हो गया था T2 में, ठीक है, और प्रेशर वॉल्यूम में भी आपके पास चेंजिंग आई थी। तो कहता है कि अनटिल इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स, जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कितना कम हो गया T2। तो देखिए मैंने वहाँ आपके पास जो है नीचे को एरो लगाया, मतलब टेम्परेचर वहाँ हमारे पास कम हुआ था। क्यों कम हुआ था, वैसे अगर आपको याद हो तो इसने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ की थी, इंटरनल एनर्जी कम होगी जिस वजह से टेम्परेचर आपके पास कम हो गया था। मैं फिर भी आपको रिवीजन साथ साथ करवा दूँ, और इसकी कर्व को हमने BC के साथ शो किया है, ठीक है। उसके बाद कहता है दी गैस एट थर्ड वाला प्रोसेस था हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसमें आपके पास टेम्परेचर अगर आपके पास सेकंड वाले प्रोसेस में अगर आपके पास टेम्परेचर बना है ना T2, तो इसमें भी T2 ही आपने रहने देना है, ठीक है। बस वॉल्यूम और प्रेशर में कुछ चेंजिंग आनी है और इसमें से हीट आपकी निकलनी थी क्योंकि इसको हमने लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखा हुआ था। तो कहते हैं थर्ड वाले प्रोसेस में द गैस एट दिस स्टेज इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2, ठीक है। उसी टेम्परेचर पे देखें यहाँ सेकंड वाले प्रोसेस में भी T2, अब थर्ड वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो पिछले प्रोसेस में वही आपके पास रहना तो T2 ही है, लेकिन इसमें से हीट निकली थी, उस हीट को हमने नाम देना है Q2
का, क्योंकि बाद में हमने मैथमेटिकल भी इसका काम करना है। तो मैंने जो हीट निकली थी वो आपको समझाया था, लेकिन Q2 उसको नाम देना, हमने Q बस लिखा था, ठीक है। तो कहता है कहाँ हीट हमने Q2 जो है वो रिजेक्ट की थी या एक्सपेल की थी, कूल्ड रेजरवायर में। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व CD, और इस प्रोसेस को हमने कर्व देखें B से लेके यहाँ तक C था ना, और तीसरे प्रोसेस में C से लेके इस पॉइंट तक पहुंचे तो उसको CD का नाम आपने देना है, ठीक है। लास्ट वाला हमारे पास था एडियाबैटिकली कंप्रेशन या एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो कहता है फाइनली 4 वाले स्टेप में क्या होगा, द गैस इज कंप्रेस्ड होगी लेकिन एडियाबैटिकली टू रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट एट टेम्परेचर, अपनी पहले वाली स्टेट टेम्परेचर जो उसका फर्स्ट वाले प्रोसेस में था, टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 V1, उसी प्रोसेस पे आपके पास आ गई है। और इसको कहता है कि रिप्रेजेंट किया था हमने DA के साथ। तो देखिए D से लेके A तक आपके पास ये बनी थी, अगर आपकी बुक पे भी देख लो तो वो भी आपके पास जो है आपको हर बात की यहाँ समझ आ गई होगी। अब आपके पास जो है बड़ा अहम यहाँ पॉइंट जो है डिस्कस करने लगा है ये वाला, कहता है थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वो जो थर्मल का मतलब है कि कार्नेट ने हमें कहा था कि जब आपने करवाना है ना आइसोथर्मल वाला प्रोसेस तो बड़ी आहिस्ता करवाना है, और जब आप एडियाबैटिकली करवाना है तो आपने स्पीड के साथ करवाना है। जब आप आहिस्ता करवाओगे तो उसने कहा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम ही आपके पास रहेगा। जब आप आहिस्ता आहिस्ता से ये प्रोसेस करवाओगे तो ये जो आपके पास नीचे वाला टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर तकरीबन आपके पास एक जैसा होगा अगर आप इसको स्लोली करवाते हो, ठीक है। और अगर आप स्पीडली करवाते हो तो यहाँ आपके पास प्रेशर जो है वो आपके पास जो है एक जैसा रहेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का ये मतलब है कि थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल का मतलब है हीट जो है हॉट टेम्परेचर और कूल अगर आप ये प्रोसेस करवाते हो तो सेम रहेगी। मैकेनिकल का मतलब इनका प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। दो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर, दो रिजर्वायर्स के दरमियान प्रेशर जो है सेम रहेगा फिर, ठीक है। कहता है इस मेंटेन हो जाएगा ऑल द टाइम सो दैट ईच प्रोसेस इज परफेक्टली रिवर्सिबल। कहता है कि जब हमने आइसोथर्मल करवाना हो इतना स्लो करवाना है कि टेम्परेचर उसका जाहिर है, देखे ना, जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। चाय का कप पड़ा हुआ और रूम टेम्परेचर मतलब कि एक रूम में आपने रख दिया और चाय का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म चाय है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। आपकी एकदम चाय ठंडी होती, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है चाय का कम होता होता इतना हो जाता है कि रूम का और चाय का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो यही आपके पास प्रोसेस होना है कि आइसोथर्मल को आपने इतना स्लो करवाना है कि आपके पास जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में आपके पास दोनों जो आपके पास आप रिजर्वायर लगाओगे वो सेम कंडीशन पे आ जाए। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का भी वही मतलब कि आपके पास जो है एडियाबैटिक प्रोसेस आपने इतना फास्ट करवाना है कि एक टाइम आना है दोनों का प्रेशर जो है दोनों रिजर्वायर पे प्रेशर जो है सेम हो जाना है, ठीक है। तो अगर ये आप इतना स्लो इतना फास्ट करवाओगे तो फिर ही आपके पास रिवर्सिबल हो सकना है। कहते हैं एज द वर्किंग सब्सटेंस यहाँ क्या है, आपके पास गैस जो सिस्टम के अंदर आपने आइडियल गैस फिल की थी ना, उसी ने तो वर्क करना है, कभी वर्क डन बाय सिस्टम होना है, कभी वर्क डन उस गैस की बात कर रहा है। कहते हैं एज द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, ए पॉइंट से चले बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ, सी की तरफ से डी की तरफ और लास्ट पे फिर ए की तरफ आ गए हैं, तो रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट ए वाले पॉइंट पे फिर दोबारा से आ गए हैं। इस वजह से देयर इज़ नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। देखें आपके पास ये अलग-अलग नहीं है, मैंने तो आपको डिटेल के साथ समझाया ना, आपने एक ही सिस्टम के अंदर ये चारों प्रोसेस एक टाइम में हो जाने हैं। तो जब मतलब सिस्टम जितनी ही टेम्परेचर से, जितने प्रेशर से, जितने वॉल्यूम से चला था और फिर जब रुका है तो उसी पे आके रुक गया है, तो मतलब आपके पास जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। यहाँ तो ये होता है कि आपका लीड जो है मूव करके जहाँ गया है, एक पहले अगर इस पोजीशन पे था अब इस पोजीशन पे आ गया है फाइनल पे, तो फिर तो हम कहेंगे इसमें चेंजिंग आई है, इसकी इंटरनल एनर्जी में कम हो गई है, कुछ इस तरह के फैक्टर्स हुए हैं। लेकिन जब उसी कंडीशन में आ जाएगा तो कोई इंटरनल एनर्जी में आपके पास चेंज नहीं आएगा, डेल्टा यू आपके पास जीरो। इसी को हम लोग अभी इसमें यूज़ करेंगे इस रिजल्ट को, ठीक है। तो आपके पास जो है कहता है दी नेट वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल इक्वल्स द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ ए बी सी डी ए ऑफ द पीवी डायग्राम। तो वर्क डन अब आप क्या वर्क डन आपके पास आएगा जो इस आपके पास जो है इस डायग्राम के अंदर वाला जो है एरिया, ये आपके पास वर्क डन को शो करवाएगा आपके पास, ठीक है। वर्क डन आपके पास किस तरीके से हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि इट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम नेट हीट। अगर आपने नेट हीट निकाली है, एक आपने स्टार्ट में Q1 हीट दी थी और थर्ड वाले प्रोसेस में Q2 हीट रिजेक्ट हुई, तो नेट अगर आपने निकाला है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि किसी सिस्टम को अगर हम हीट दें तो वो हीट क्या करती है, पहले सिस्टम की कुछ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को में इजाफा करेगी और वर्क डन करवा देगी। Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू हमने वहाँ पढ़ा था। अब आपने डेल यू जो है वो तो आपने जीरो के बराबर रख दिया हुआ है, तो यही आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जीरो प्लस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू आपके पास, ठीक है। तो
Q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से W के बराबर आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में Q की जगह मैं ये W पुट कर सकती हूँ, तो इसकी जगह जब मैं वर्क डन या W पुट करूँगी तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आपके पास बन जाएगा। अब हमारे पास जो मेन डिस्कशन वाला बात थी कि हम हीट इंजन और कार्नेट इंजन, हमने कहा था कि हीट इंजन और कार्नेट इंजन में क्या फ़र्क है। कार्नेट इंजन आपके पास ऐसा है जिसकी एफिशिएंसी 100% आपके पास हो, तो अब हम एफिशिएंसी उसकी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी की आप हेडिंग लगाएंगे। एफिशिएंसी हमारे पास अगर परसेंटेज के बगैर हम बात करें तो वो होती है आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट में क्या वर्क डन उसने किया और इनपुट में आपने क्या एनर्जी लगाई है। देखिए ना, अगर हमने पीछे अगर पढ़ा था, यहाँ से हम हीट एनर्जी देते थे, इनपुट में हम एनर्जी देते थे, आउटपुट में हमें वर्क डन मिलता था और कुछ हीट आपके पास क्या होती थी, एक्सपेल हो जाती थी या वेस्ट हो जाती थी। लेकिन इसमें तो हमने हीट को जो है एक्सपेल करना ही नहीं है। तो देखें, आउटपुट में आपके पास वर्क डन हो रहा है, इनपुट में आपने पहले इसको कोई ना कोई एनर्जी देनी है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ना, इनपुट में हमने कुछ ना कुछ उसको Q1 एनर्जी आपके पास दी थी, ठीक है। तो देखिए आउटपुट आपके पास क्या हुआ, वर्क डन, और वर्क डन हमने निकाला Q1 माइनस Q2 के बराबर, तो इसकी जगह Q1 माइनस Q2, इनपुट में हमने Q1 एनर्जी दी थी, तो ये आपके पास आ गया। अब इनको अगर आप डिवाइड करते हो तो मतलब Q1 को Q1 के साथ डिवाइड करोगे, ये हमने अलहदा से काट दिया, और Q2 के साथ जो है Q1 को अलहदा से डिवाइड कर दिया। तो ये देखें आपस में काट जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास 1 आएगा और यहाँ आपके पास Q2 ओवर Q1 आपके पास बच जाएगा। तो ये आपके पास जो है एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस Q2 ओवर Q1, और अगर आपने परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ काट दीजिएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हीट की सूरत में आई है, Q1 Q2 हीट को कहते हैं। तो हीट से अगर आप टेम्परेचर की सूरत में लेना चाहते हो तो यहाँ Q2 की जगह T2 आ जाएगा और Q1 की जगह T1 आपके पास आ जाएगा। तो कहते हैं कि दी एनर्जी ट्रांसफर इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन टर्न्स आउट टू दी प्रोपोर्शनल टू केल्विन्स टेम्परेचर, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है उस दौरान जो है आपके पास सिस्टम में आपने हीट दी थी, तो उसका टेम्परेचर जो है आपके पास तब क्या था, T1 था। तो मतलब इसी इक्वेशन को चेंज कर लो, आपके पास क्या बन जाएगी, अगर इसको करते हो T1 T2 ओवर T1 आपके पास बन जाएगा। इसी तरह इसको डिवाइड करोगे तो 1 माइनस T2 ओवर T1। इससे हमें बोला क्या समझ आ रहा है कि एफिशिएंसी जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस पे, डिफरेंस है ना, नेट टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस फ़र्क, इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास। तो अगर इसी इक्वेशन को आप जो है परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज एफिशिएंसी आपके पास कैसे आएगी, इसको 100 के साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। लास्ट में आपके पास जो है कुछ और चीज़ें आपको बता रहा है, कहते हैं द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नेट इंजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कूल्ड रिजर्वायर। ये तो मैंने अभी बता दिया कि टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ आपके पास ये T1 था हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर और T2 था कूल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर। मैं अगर आपको दिखा भी दूँ, देखें हाँ HTR पे रखा था, टेम्परेचर T1 था, इस दौरान भी आपका टेम्परेचर सेम रहा। फिर T2 आपके पास कब आया था, आपके पास जब आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर थी या कूल्ड आपके पास रिजर्वायर थी, ठीक है। तो कहता है कि कार्नेट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन मतलब ईटा जो है T1 माइनस T2 पे आपके पास डिपेंड करता है। कहता है इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये जो है डिपेंड नहीं करता या इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, कि आपने वर्किंग सब्सटेंस की क्या नेचर है। मतलब गैस की देखें ना, इस फार्मूले में कोई बस टेम्परेचर आपके पास 1 माइनस T2 ओवर T1 वाला ले लें या ये वाली इक्वेशन ले लें, सिर्फ इसमें टेम्परेचर ही आपके पास आ रहा है। तो मतलब ये बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है गैस वगैरह उस पर ये डिपेंड जो है वो नहीं कर रहा, उसकी नेचर पे डिपेंड ये नहीं कर रहा। इस रिजल्ट से हमें ये समझ आई है। कहता है द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस, जितना T1 माइनस T2 की वैल्यू जितनी बढ़िया आपके पास आएगी ना ऑफ द टू रिजर्वायर्स, द ग्रेटर इज द एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 माइनस T2 के। तो जितना आप हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर के दोनों टेम्परेचर के दरमियान फ़र्क रखोगे उतनी ही आपके पास ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। इस पॉइंट की भी आपको समझ आ गई होगी। बट इट कैन नेवर बी 1 और 100%। कहता है कि लेकिन ये जो है ना, ये कभी भी 1 आपके पास तब आएगा जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। कहता है कभी भी ये आपके पास 1 या 100% नहीं हो सकती अनलेस, कब तक, जब आपके पास कूल्ड रिजर्वायर एट एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब T2 की वैल्यू, सबसे पहले आपके पास हॉट टेम्परेचर, चले बना लेते हैं एक फर्जी सी डायग्राम। यहाँ हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहाँ आपके पास इंजन है और यहाँ आपके पास कूल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर है। हॉट के लिए हमने टेम्परेचर T1 लिया था, कूल्ड के लिए T2 लिया है। कहता है कि देखिए हकीकत में जो है ना, कोई भी आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% ही हो। परसेंटेज में देखे तो 100% हो और परसेंटेज के मतलब मल्टीप्लाई 100 के बगैर देखे तो 1% हो, कोई भी आपके पास नहीं है। हाँ, अगर हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं कि ये ख्याली की कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा जो कूल्ड रेजर्वायर उसका टेम्परेचर बिल्कुल ही 0 केल्विन काट दे। तो ऐसा तो आपके पास टेम्परेचर की 0 केल्विन हो ही नहीं सकता हकीकत में, तो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे ना कि आपके पास कोई भी सिस्टम जो है 100% एफिशिएंट है, तो आपने कहना है कि यहाँ से लिखना है, यहाँ से आप लिख सकते हो कि इट कैन नेवर बी 1 और 100% अनलेस कूल्ड रिजर्वायर इज एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, पहले आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा कि इज एनी 100% एफिशिएंट जो है हीट इंजन इज पॉसिबल, तो आपने यहाँ से लिखना है इट कैन नेवर बी 1 और 100% अनलेस कूल्ड रिजर्वायर। जो आपके पास T2 जब तक आप 0 नहीं काट लेते, 0 हकीकत में हो नहीं सकता, इसलिए आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे इसकी थोड़ी छोटी डिटेल लिखोगे, सच रिजर्वायर्स आर नॉट अवेलेबल, ऐसे आपके पास रिजर्वायर है ही नहीं जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन हो, एंड हेंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो अगर तो आपके पास ऐसा है कि जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, तो फिर वो 100% एफिशिएंट है या 1% है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, या परसेंटेज में देखें तो 100% है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा है नहीं, इसलिए हर एक जो है 1 से या 100% से कम ही एफिशिएंसी होती है। ठीक है, कहता है द कार्नेट साइकिल एस्टैब्लिशेस एन अपर लिमिट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ऑल हीट इंजन्स, नो प्रैक्टिकल हीट इंजन कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल। अभी तक हमने बात की थी, हमने कहा था कार्नेट ने जो हमें हीट इंजन के बारे में बताया ना, कार्नेट इंजन के बारे में, वो हमारे पास 100% एफिशिएंट है, और वो तो हमारे पास आइडियल केस था, आइडियल आपके पास इंजन था। और प्रैक्टिकल इंजन जो हमारे पास हीट इंजन है, ठीक है, कार्नेट इंजन हमारे पास आइडियल इंजन है, और प्रैक्टिकली जो आम रूटीन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल इंजन जो है जैसे हीट इंजन आपके पास है। तो कहता है कि नो प्रैक्टिकल हीट इंजन, कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल हो। हीट इंजन वाला मैं पढ़ाया था, मैंने कहा था इरिवर्सिबल वाला है, कार्नेट इंजन मैंने आज पढ़ाया, मैंने कहा ये रिवर्सिबल है। तो कहता है प्रैक्टिकल इंजन आपके पास कोई भी रिवर्सिबल इंजन नहीं है। ठीक है, एंड आल्सो एनर्जी डिसिपेशन इज इनवाइटेबल, और उसमें जो है एनर्जी जो आपके पास वेस्ट हो रही है उसको हम लोग यूज़ भी नहीं कहीं भी कर सकते हैं। तो कहता है दिस फैक्ट इज स्टेट इन कार्नेट थ्योरम। अब आपके पास शॉर्ट में आता है कार्नेट थ्योरम में आपके पास क्या है, तो कहता है नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर रिजर्वायर। देखें, ऊपर हमने रखा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, मैंने एच बस लिख रही हूँ, ठीक है, और नीचे आपने रखा कूल टेम्परेचर रिजर्वायर। यहाँ दरमियान में आपने जो है कार्नेट इंजन भी रख दिया, और आपने प्रैक्टिकल इंजन जो है आपके पास हीट इंजन ही समझ लें, हीट इंजन भी रख लिया। कहता कोई भी आपके पास हीट इंजन ऐसा नहीं है जिसकी एफिशिएंसी या पावर जो है वो कार्नेट इंजन से ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि कार्नेट इंजन तो हकीकत में पॉसिबल ही नहीं ना। कार्नेट इंजन के बारे में तो हमने लंबी चौड़ी जो हम बातें छोड़ी हैं कि ये ऐसा इंजन है जितनी उसमें आप एनर्जी इनपुट करते हो उतना ही वर्क डन करवा देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई भी आपके पास जो हकीकी दुनिया में जितने भी इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी कम ही होगी, किससे? आइडियल इंजन से। ठीक है, आपके पास कार्नेट इंजन से। तो यही लिख रहा है कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट, कोई भी हीट जो हकीकी दुनिया में आपके पास हीट इंजन उसकी एफिशिएंसी मोर ज़्यादा होगी देन अ कार्नेट इंजन। कार्नेट इंजन आपको पता है हकीकी तौर पे नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग बिटवीन द टू टेम्परेचर रिजर्वायर हॉट और कूल्ड के दरमियान। ठीक है, कहता है कार्नेट थ्योरम की एक तो स्टेटमेंट आपके पास ये, इस स्टेटमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई करके अगर हम लिखें तो इस तरह लिखेंगे, ऑल कार्नेट्स इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी। अगर आप क्या करते हो कि आप जो है कार्नेट इंजन को ऊपर वाला रेजर्वायर और नीचे वाला रेजर्वायर, अगर ऊपर भी हार्ट यूज़ कर लो नीचे भी हार्ट यूज़ कर लो, तो इसका मतलब फिर इनकी एफिशिएंसी जो होगी सेम होगी। ठीक है, इरिवर्सिबल ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो है आपके पास कार्नेट इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और अच्छा इसी एग्जांपल को अगर आप डिफरेंट तरीके से समझना चाहते हो तो आप क्या करो कि आपने ना एक दफ़ा जो है कार्नेट इंजन को हार्ट टेम्परेचर रिजर्वायर यहाँ रख दिया और एक दफ़ा इस हार्ट टेम्परेचर रिजर्वायर में, तो जो इसकी एफिशिएंसी यहाँ आएगी, और दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, इसकी जगह इस कार्नेट इंजन को चेंज करके कोई और कार्नेट इंजन रख दिया, लेकिन आपने जो है जो रिजर्वायर रखे हैं वो सेम, दोनों की दफ़ा सेम रखें, तो एफिशिएंसी भी आपके पास सेम आएगी। तो इसका ये आपके पास मतलब है। कहते हैं इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस, प्रैक्टिकल जो हमारे हकीकी दुनिया की बात करें तो कूल्ड रिजर्वायर हम भला किस चीज़ को बोल रहे थे, जो हमारा रूम टेम्परेचर इस टाइम जो इस रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कूल्ड रिजर्वायर है या कूल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है।
सो द एफिशिएंसी कैन ओनली बी इंक्रीज। आपने अगर किसी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो फिर आपको हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कूल्ड का तो हम लोग ले रहे हैं रूम टेम्परेचर, तो इस पर तो हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर आप दूसरे रिजर्वायर पे ही काम करेंगे। सो द एफिशिएंसी कैन बी ओनली इंक्रीज बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर। आर रियर हीट इंजन आर लेस एफिशिएंट देन द कार्नेट इंजन। हीट इंजन जो होते हैं उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम होती है, वो तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ। कार्नेट इंजन आपका आइडियल इंजन है, उसमें हम लोग कहेंगे कि हमारे पास कोई हीट ज़ाया नहीं होनी, तो जाहिर उसका वर्क डन ज़्यादा होगा, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो कहते हैं कि हीट इंजन जो होता है वो हमेशा उसकी एफिशिएंसी कम होती है, किससे? कार्नेट इंजन से। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर हीट लॉसेज, हीट इंजन में फ्रिक्शन का भी आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही होती है और हीट भी आपके पास जो है लॉस हो रही है। तो ये छोटा सा आपका टॉपिक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय के साथ आगाह किया करें कि किस तरह की चेंजिंग जो है वीडियो में लाई जा सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।